चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी पेड रिवर्स कब किया जाता है? जब आपने किसी परचेज पे जीएसटी पे किया था, लेकिन अब आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, तो जीएसटी पेड को रिवर्स किया जाएगा, ना कि जीएसटी आउटपुट माना जाएगा। ठीक है। सेम वे अगर गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर है, यानी ड्रॉइंग्स है, या आपकी गुड्स लॉस्ट या स्टोलन हुई है, उस सिचुएशन में भी जीएसटी पेड को रिवर्स किया जाएगा। जीएसटी अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है, तो भी जीएसटी राइट ऑफ किया जाएगा एक तरीके से, यानी रिवर्स किया जाएगा। आपने फ्री सैंपल गिफ्ट या चैरिटी की फॉर्म में अगर जीएसटी दिया है, सॉरी गुड्स दी है, तो जीएसटी पेड को रिवर्स किया जाएगा। सेम वे अगर आपका आउटपुट जीएसटी है, आपने सेल्स रिटर्न की है, तो आउटपुट जीएसटी को रिवर्स किया जाएगा। फिर कहते हैं कि कौन सी गुड्स या सर्विसेज है जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, यानी उनपे जीएसटी नहीं लगता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप वेजेज या सैलरी की पेमेंट करते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज की सप्लाई कर गवर्नमेंट को सर्विसेज की सप्लाई करते हो, या दूसरी एम्बेसी जो है कंट्री की, उनको सर्विसेज की सप्लाई करते हो, या इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स है, एजुकेशनल सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है, या इंटरेस्ट है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई जीएसटी नहीं लगता। फिर कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? इतना वाइड स्कोप है कि इसने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेज को रिप्लेस कर दिया है। चाहे वो आपका कस्टम ड्यूटी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स है, चाहे अल्कोहलिक ड्रिंक्स के ऊपर टैक्स है, या लोकल बॉडीज ने किसी भी तरीके के जो टैक्सेस लगा रखे हैं, उन सबको सिंगल जीएसटी में ट्रांसफर कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। देन कहते हैं यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स। ये नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट है जीएसटी की, हर जगह पे सेम रेट है। देन कहते हैं जीएसटी पेड इज नॉट ए कॉस्ट। हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपका जो इनपुट जीएसटी है, वो परचेजर के लिए तब तक कॉस्ट नहीं होता जब तक उसे वो खुद बियर ना करना हो। वो उसके लिए एक असेट होता है, क्योंकि वो उसे आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। फिर कहते हैं जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है? कि जीएसटी पेड जो है, उसको आप सेट ऑफ करते हो जीएसटी कलेक्टेड से। मान लो ए ने 1 लाख का सामान परचेज किया, और बी को सेम गुड्स 1,50,000 में सेल की, जीएसटी था 12%, तो ए ने 12% की रेट से पे किया 12,000, जबकि कलेक्ट किया 18,000। तो जितना एक्स्ट्रा है वो 6,000 वो गवर्नमेंट को पेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि 12,000 तो उसने खुद पे किया हुआ है, वो उसे वापस मिल जाएगा, जबकि जो एक्स्ट्रा 6,000 है वो उसे गवर्नमेंट के पास सबमिट करना पड़ेगा। अब मान लो बी है, बी सी को सेम गुड्स सेल करते हैं 1,60,000 पे, तो बी ने 18,000 बियर किए थे, और बी को मिल जाएंगे अब कहीं ना कहीं आपके पास तकरीबन 19,200। तो जो डिफरेंस है 1,200 का, वो बी को गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। देखो कैसे होगी ये सिचुएशन। ए ने गुड्स परचेज की, ए ने गुड्स परचेज की कितने की? 1 लाख की, 12% की रेट से। इट मीन्स ए ने 12,000 टैक्स पे किया, बी सेम गुड्स परचेज कर रहे हैं 1,50,000, बी ने भी 12% टैक्स पे किया, बी ने पे किया 18,000। अब ए 12,000 ऑलरेडी पे कर चुका है, यानी ये ए के लिए क्या है? इनपुट जीएसटी है। ठीक है। और 18,000 ए के लिए क्या है? आउटपुट जीएसटी। तो जो डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट का, जो 6,000 का डिफरेंस है, वो ए है टू
पे टू गवर्नमेंट। ठीक है, सेम वे अब बी वो ही सामान सी को सेल कर रहे हैं 1,60,000। तो 1,60,000 पे 12% की रेट से टैक्स बनता है 19,200 जीएसटी। अब बी के लिए इनपुट जीएसटी कितना है? कितने? 18,000। और बी के लिए आउटपुट जीएसटी कितना है? 19,200। तो जो डिफरेंस है 1,200 का, बी को पे करना पड़ेगा ये गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ ये यस चीज? मैम। यस मैम। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। देन कहता है कि जीएसटी के ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट कहते हैं डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। जीएसटी में आने के बाद से जो गुड्स है उनकी कॉस्ट डिक्रीज हुई है। डिक्रीज क्यों हुई है? क्योंकि जीएसटी रिजाइन से पहले अलग अलग तरीके के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग से लगाती थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर रही है उन्हीं गुड्स पे, जबकि स्टेट गवर्नमेंट वेट चार्ज कर रही है। उससे क्या है, डबल टैक्स बन रहा था। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगना। आपकी बुक में एक टर्म दे रखी है कैस्केडिंग इफेक्ट। इसको इसका मतलब है टैक्स ऑन द टैक्स। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती। 100 रुपए का सामान आपने परचेज किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6% की रेट से एक्साइज ड्यूटी लगा दी, यानी 6 रुपए। अब उस सामान की वैल्यू कितनी हो गई? 106 रुपए। आगे स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 5% की रेट से लगाया। तो कितना लगाया? 5 रुपए 30 पैसे। ठीक है, यानी अब उसकी वैल्यू हुई 111 रुपए 30 पैसे। अगर मैं सिंपली देखूं, सिंपल अगर मैं ये कहूँ कि ये वैल्यू नहीं जुड़ती, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती 100 पे 6% के हिसाब से 6 रुपए टैक्स, और स्टेट गवर्नमेंट लगाती अगर 100 पे 5% के हिसाब से 5 रुपए टैक्स, तो टोटल वैल्यू कितनी बनती? 106 प्लस 5 111। डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? एक है 111 रुपए 30 पैसे और एक है 111 रुपए। जो ये 30 पैसे का डिफरेंस है, ये किस वजह से आया है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 6% की रेट से टैक्स था, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उस 6 रुपए के ऊपर भी टैक्स लगाया फिर से। इस वजह से वो 30 पैसे का डिफरेंस आया। उसी को बोलते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग गया भाई, 6 रुपए के ऊपर भी 5% का टैक्स लगा दिया, 30 पैसे। ठीक है, तो जीएसटी के आने से वो थिंग खत्म हो गई। जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स, अब एक ही जगह पे टैक्स लगता है। वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देन कहते हैं एज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करना इजी हो गया। क्यों? क्योंकि जीएसटी आने से पहले अलग अलग तरीके के टैक्सेस थे, कोई एक्साइज ड्यूटी, कोई सेल्स टैक्स, कोई सर्विस टैक्स, और उसकी वजह से आपको अपने बिजनेस को अलग अलग एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना होता है। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, आपका बिजनेस जो है वो इजी हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे रजिस्टर कराना होता है। कहाँ? सिर्फ जो आपका जीएसटी एक्ट है उसके अंडर अपने आप को रजिस्टर कराना होता है।
देन कहते हैं डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। अब जीएसटी जो है सारे स्टेट्स सारी यूनियन टेरिटरीज में सेम रेट से लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है मान लो जैसे 18% के अंदर आती है, तो पूरे इंडिया में 18% के अंदर आएंगी। उससे क्या है, कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप हुई है। देन कहते हैं रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। अब जीएसटी क्या है, वो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है। तो आपकी जो फाइलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न की वजह से फाइलिंग और असेसमेंट ज्यादा हुई है। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स से भागना या टैक्स से बचना। तो टैक्स इवेजन कम हुआ है। अब कहोगे मैडम टैक्स इवेजन कैसे कम हुआ। देखो, एक तो आप 4 जगह रजिस्टर करते हो और एक आप एक जगह रजिस्टर करते हो। एक जगह रजिस्टर करते हो आपको याद रहेगा मुझे यहाँ टैक्स पे करना है। अगर आपने 4 जगह रजिस्टर किया है तो कई बार पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप एक या दो जगह का भूल जाओ कि आपको यहाँ टैक्स पे करना था या वहां टैक्स पे करना था। इस वजह से टैक्स इवेजन यानी आपका जो भूलना है या आप जानबूझ के टैक्स पे नहीं कर रहे हो, उसका मतलब होता है टैक्स इवेजन। वो टैक्स इवेजन कम हो गया। देन कहते हैं गुड्स बिकमिंग चीपर। वो मैंने तुम्हें दिखाया अभी भी, गुड्स जो है चीपर हो गई है जीएसटी की वजह से। कैसे, पहले अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स थे और कई टैक्सेस तो ऐसे थे जिनमें आप सेट ऑफ नहीं कर पाते थे टैक्सेस को, यानी टैक्स कलेक्टेड को टैक्स पेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाते थे। जबकि जीएसटी स्ट्रक्चर में क्या है, हम इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर पाते हैं, यानी जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो खत्म हुआ और सर्विसेज आपकी चीपर बनी। क्लियर है। देन कहता यस है मैम। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जीएसटी आने के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई। क्यों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, बाहर के लोग जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं वो भी अब इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि पहले वो लोग इसलिए कतराते थे कि डिफरेंट तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे थे। जीएसटी ने उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर दिया सिंगल टैक्स के साथ, और इससे आपकी एफडीआई इंप्रूव हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी फॉरेनर्स जो पीपल थे उन्होंने इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट किया है। देन कहते हैं टैक्स सिस्टम बिकम मोर ट्रांसपेरेंट रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल। टैक्स सिस्टम आपका ट्रांसपेरेंट बना है, रेगुलर टैक्स सिस्टम, और प्रिडिक्टेबल, आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है। अब कहते हैं कि 3 तरीके के टैक्सेस हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और सी एसजीएसटी के बराबर में लिखा हुआ है यूटीजीएसटी। स्टेट और यूनियन टेरिटरी का डिफरेंस तो तुमको पता है। तो जो स्टेट है वहां पे एसजीएसटी लगता है, जो यूनियन टेरिटरी है लाइक आपका दिल्ली चंडीगढ़ वहां पे आपकी यूटीजीएसटी लगता है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है दोनों इंट्रा स्टेट सेल्स के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। अब देखो दो तरीके की सेल्स है, एक इंट्रा स्टेट सेल्स और एक इंटर स्टेट सेल्स। अब इंट्रा स्टेट सेल्स और इंटर स्टेट सेल्स का मतलब क्या है, इंटर स्टेट सेल का मतलब है कि जब आप दूसरे स्टेट में डीलिंग करते हो तो वो है इंटर स्टेट डीलिंग। और इंट्रा स्टेट डीलिंग का मतलब है जब आप अपने ही स्टेट में डीलिंग करते हो। तो जब आप अपने ही यानी सेम स्टेट के अंदर डीलिंग करते हो तब आपको जो जीएसटी पे करना होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। आधा आधा जीएसटी लगता है, आधा जीएसटी सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। मान लो एक डीलर है हरियाणा का या राजस्थान का, और उसने हरियाणा या राजस्थान के ही डीलर को या कस्टमर को 50,000 का सामान सेल किया जिसपे जीएसटी रेट थी 12%। तो आधी यानी 6% की सीजीएसटी है और 6% की एसजीएसटी है।
यानी सेलर को कलेक्ट कितना करना है, 12%, 6,000 रुपए। 6,000 में से 3,000 सीजीएसटी के अंदर जाएंगे, यानी वो हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और 3,000 जाएंगे एसजीएसटी, जो हिस्सा हरियाणा या राजस्थान गवर्नमेंट के पास जाते हैं। क्लियर है? फिर कहते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी में आधा आधा डिवाइड नहीं होता। आईजीएसटी का मतलब है इंटर स्टेट सेल। हरियाणा के बाहर या राजस्थान के बाहर आप जब सेल करते हो तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। ये जो है गुड्स के इंपोर्ट और सर्विसेज पे लगता है इंडिया में, या इंडिया से अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो तो लग। जैसे एक डीलर है राजस्थान का, उसने गुड्स सेल की है मध्य प्रदेश के डीलर को 50,000 में, तो आईजीएसटी की रेट है 12%, तो सीधा सीधा 6,000 आपका चला जाएगा और एज एन आईजीएसटी। और वो जो अमाउंट है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है? अब जो आईजीएसटी के अंदर सेंट्रल टैक्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने प्रिस्क्राइब्ड रेट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करती है। अपने प्रिस्क्राइब्ड रेट का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आईजीएसटी में से कितना परसेंट उन्हें खुद के पास रखना है और कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए छोड़ना है। क्लियर है? गर्ल्स क्लियर है? यस मैम। कोई यस डाउट है इतने में किसी भी तरीके का? देखो, अगर ये सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं समझ में आया तो इसका एक तरीका बताती हूँ प्रैक्टिकली करने का। घर में ऑनलाइन शॉपिंग का कोई सामान आता है यस मैम। तो उस पे जो बिल आता है, कभी उस बिल को उठा के देखना, उस पे पता चलेगा कॉस्ट कितनी है, उस पे जीएसटी कितना लगा हुआ है। कई जगह पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा मिलेगा आपको और कई जगह पे आईजीएसटी। तो वहां पे अगर आईजीएसटी लगा हुआ है ना, तो ये देखना भेजने वाला सेलर कहाँ का है, वो महाराष्ट्र का, बेंगलोर का, कहीं कहीं का मिलेगा। और अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो वो हरियाणा का ही सेलर मिलेगा, कोई फरीदाबाद का, कोई गुड़गांव का, कोई कहीं का, इस तरीके। ठीक है? मैम ये जो जीएसटी पे रेट होता है, ये परसेंट जैसे कि 12, 6, 18, 9, तो मैम ये फिक्स रहता है? ये फिक्स है, गवर्नमेंट ने अलग अलग थिंग्स पे क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि ये थिंग्स आपकी 12% के ओके। अंदर आएंगी, ये थिंग्स आपकी 18% में आएंगी, ये थिंग्स आपकी 28% में आएंगी। ठीक है? ओके मैम। फिर कहते हैं रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में क्या है? कुछ गुड्स या सर्विसेज जो है वो रिवर्स चार्ज के अंदर भी आ सकती है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? जीएसटी सेलर ने चार्ज नहीं किया, लेकिन परचेजर ने पे किया गवर्नमेंट को, और उसे एज इनपुट जीएसटी क्लेम कर लिया। जीएसटी जो रिवर्स चार्ज के अंदर आती है वो कौन सी होती है? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब मान लो आप किसी छोटे व्यापारी से ले आए हो सामान। कई बार होता है ना कि आपको छोटे व्यापारी से भी सामान परचेज करना पड़ जाए जो कि रजिस्टर्ड नहीं था, और आपकी फर्म है रजिस्टर्ड, तो आप जीएसटी पे तो करके आए हो उसको, लेकिन उसने शो नहीं किया, आपने पे किया, इसलिए आप गवर्नमेंट से क्लेम कर रहे हो कि मैंने इनपुट जीएसटी, यानी मैंने जीएसटी पे किया है। सेम वे लॉयर को अगर आपने कोई फी पे की है, कॉपीराइट या इंश्योरेंस कमीशन में जो जीएसटी है वो आपको इनपुट जीएसटी यानी आपको रिवर्स चार्ज मिल जाता है। इंश्योरेंस कमीशन में क्या होता है? जैसे आप हैं, आपने कोई इंश्योरेंस किया जिसके ऊपर आपकी कमीशन आनी, ठीक है? अब आप गवर्नमेंट को कहते हो कि
मेरी मैंने जीएसटी पे किया है, मुझे जीएसटी का मतलब मैंने जीएसटी इनपुट जीएसटी किया है, जबकि जो कस्टमर है या ये कहें आपने जिससे भी रिसीव किया इंश्योरेंस कमीशन, जरूरी नहीं है कि वो आपको मतलब जीएसटी पे करे। उस सिचुएशन में आप गवर्नमेंट से उसको क्लेम कर लेते। ठीक है। देन कहते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है। देखो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, देखो सिंपल आपकी एंट्री अगर मैं विदाउट जीएसटी की कहूं, अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू डेबिट कैश अकाउंट। टू कैश या बैंक या आपका जो भी क्रेडिटर है ना। यस अगर मैम। आप जीएसटी पे करते हो तो जीएसटी आपके लिए क्या है, एक तरीके से एक बार तो हम कहते हैं ना, एक बार तो आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है भाई, एक बार तो आप पेमेंट करके आ रहे हो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर इंट्रा स्टेट है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट SGST अकाउंट डेबिट। डेबिट टू कैशियर बैंक। ठीक है। अगर आपकी है इंटर स्टेट परचेज, एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट। बैंक या क्रेडिटर आपका जो भी है। ठीक है। फिर कहते हैं अगर सेल करते हो, सेल करते हैं, सिंपल एंट्री आपकी क्या होती है, बैंक आ गया, कैश आ गया या फिर डेटर आता है। ठीक है। टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। ठीक है। अगर मैं जीएसटी पे कर जीएसटी कलेक्ट कर रही हूँ, यानी एक बार मेरे लिए वो इनकम है, ऑल्दो वो मेरी लाइबिलिटी होती है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ले सकते हो, लाइबिलिटी होती है इसलिए उसको आप क्रेडिट करते हो। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है। जितने भी अमाउंट से आपकी सेल होती। अब परचेज रिटर्न के केस में क्या है, जैसे एंट्री होती है आपकी, क्या होती है परचेज रिटर्न की एंट्री, जितने में आपने परचेज रिटर्न की है कि भाई उतने में सामान, हम रिवर्स करते हैं ना एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज परचेज। रिटर्न अकाउंट। ठीक है। अब जीएसटी भी हमने शुरू में पढ़ा परचेज और सेल के केस में, फिर एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, वो चाहे वो सीजीएसटी अकाउंट है आपका, चाहे वो एसजीएसटी अकाउंट है। अब देखो डिफरेंस क्या है इसमें, मैंने क्रेडिट किया है टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, यानी मैंने ये आउटपुट वाला क्रेडिट नहीं किया है, मैंने जो ऊपर एंट्री की थी ना इनपुट सीजीएसटी वाली, वो एंट्री ही रिवर्स की है परचेज रिटर्न के केस। क्लियर है। यस मैम। ठीक है। सेल्स रिटर्न के केस में क्या होएगा, वो जो आपकी सेल्स वाली एंट्री है, ये वाली एंट्री, ये ही रिवर्स हो जाएगी, यानी डेटर अकाउंट डेबिट
आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, टू सेल्स रिटर्न, सॉरी डेटर की जगह यहाँ पे सेल्स रिटर्न आई, मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है। फिर कहते हैं अगर आपने फिक्स असेट परचेज किए तो सेम वही, जैसे आपने गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, फिक्स असेट परचेज कर रहे हो तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या क्रेडिटर। एक्सपेंसेस के केस में जितना एक्सपेंसेस आपने बियर किया है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। कमीशन वगैरह जब रिसीव होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। ड्राइंग्स के केस में जो एंट्री होती है सिंपल वही एंट्रियां चलेंगी, बस इनपुट और आउटपुट सीजीएसटी का केस है। तो हमने पढ़ा था ड्राइंग्स के केस में होता क्या है, जो आपने इनपुट सीजीएसटी किया था वो रिवर्स करना होता है। तो एंट्री क्या बनेगी ड्राइंग्स के केस में, देखो अगर आप गुड्स एज ए ड्राइंग विड्रॉ करते हो, एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही होती ना एंट्री। और टू, अब जब आप ड्रॉइंग्स विड्रॉ कर रहे हो जिन पे जीएसटी पे करना है, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। सेम वे लॉस बाय फायर फ्री सैंपल या गुड्स स्टोलन का केस है, उनमें भी यही वाली चीज है। फिर एंट्री आती है जब आप इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करते हो, एंट्री होगी क्या, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, सेम वे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब वो तो जितने जितने अमाउंट से आपने इनपुट ले रखा है उतने ही अमाउंट से सेट ऑफ करोगे। फिर आप ये देखते हो कि कितना एक्स्ट्रा आपने आउटपुट क्लेम किया है। जैसे फर्स्ट जो हमने एग्जांपल देखा था उसी में ही। भावना कोई डाउट है? यस मैम। मैम सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ का मतलब क्या है, जो शुरू में एग्जांपल किया था भाई मैंने 12,000 रुपए, वो जो उसी एग्जांपल पे आते जो हमने लिया था कि ए ने सामान लिया 1,00,000 रुपए का 12%। ठीक है, और वही सामान उसने
बी को बेचा 1.5 लाख में 12% की रेट से। अब ए पहले ही 12,000 तो पे करके आया था ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अपने वो 12,000 काट लिए एक तरीके कि भाई मैंने 12,000 पे किए थे, मैंने 18,000 रिसीव किए, उनमें से 12,000 तो मेरे। ठीक है। सेट ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से एडजस्ट करना, मैचिंग करना। आपने मैच कर दिया, जितने आप पे करके आए थे उतने आपने क्लेम कर लिए। अब हमेशा क्या होता है, आउटपुट जीएसटी मैक्सिमम चांसेस में आपका ज्यादा होता है। तो जो आउटपुट जीएसटी है जितना आपका ज्यादा है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, वो आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। एक सिंपल सी चीज है क्या, जैसे देख, तुम दुकानदार से माल लेकर के आए, तुम पेन लेकर के आए, एक सिंपल पेन तुम लेकर के आए 10 रुपए का। तो दुकानदार प्रॉफिट कैसे एनालाइज करेगा, ये मानेगा कि मैंने 10 रुपए प्रॉफिट कमाया? हाँ ना, कुछ तो जवाब दो। नो मैम। कितना मानेगा भाई? मान लो उसको वो पेन पड़ता है 7 रुपए का, तो वो 7 रुपए घटा के यही तो बोलेगा ना कि मैंने 3 रुपए प्रॉफिट कमाया। यस मैम। तो यहाँ पे भी यही चीज है। इनपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है, हमने शुरू में पढ़ा। इनपुट जीएसटी का मतलब जितना जीएसटी मैंने पे किया है। भाई मैं आगे दुकान में कितना जीएसटी पे करती हूँ, और आउटपुट जीएसटी का मतलब कितना जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है, यानी मैंने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया है। अब ये जो ए और बी वाला केस है, ए 12,000 रुपए पे करके आया है और बी से उसने कलेक्ट किए 18,000। तो ए के लिए 12,000 क्या है, इनपुट जीएसटी है, और 18,000 है आउटपुट जीएसटी। तो ये जो एंट्री है इनपुट जीएसटी टू आउटपुट जीएसटी, 12,000 तो वो कर लेगा अपने सेट ऑफ जितने वो पे करके आए हैं, और बचे हुए 6,000 है, मान लो उसमें आधे आधे है, 3,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 3,000 स्टेट गवर्नमेंट के, बचे हुए वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर। समझ आया? यस पक्का समझ आया? अगर अभी भी डाउट है तो मुझे बता दो। मैम, आ गया। चलो इलिस्ट्रेशन 1 से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, अशोक ब्रोज की बुक्स में एंट्री करनी है ये मानते हुए कि उसने बिहार में ही एंट्री की है, सीजीएसटी 6% था और एसजीएसटी 6% था। पहले कहते हैं 2 लाख का सामान उसने परचेज किया। अब 2 लाख का सामान परचेज किया, एंट्री क्या होगी? सिंपल एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, सिंपल एंट्री तो यही होती है ना। अब जीएसटी पे परचेज किया है, जीएसटी पे परचेज किया है, तो क्या होगा, एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी सीजीएसटी अकाउंट अकाउंट डेबिट और 2 लाख का मैम। डेबिट, टू और लाख रुको का सिक्स रुको परसेंट रुको, हाँ निकाल लेंगे। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, परचेज किए मैंने गुड्स 2 लाख क्रेडिट पे में, परचेज किए। ठीक है।
6% मेरा सीजीएसटी है, यानी 12,000 सीजीएसटी हो गया। 6% मेरा एसजीएसटी है, 12,000 मेरा एसजीएसटी हो गया। यानी मुझे टोटल पे करने हैं 2,24,000। ठीक है। फिर कहते हैं उसने वो सामान बेच दिया 3 लाख में। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। एंट्री में कोई प्रॉब्लम है? एंट्री क्या होती है आपकी सेल की? यही होती है ना, सिंपल। पहले मैम सेल्स डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अकाउंट। यही होती है 3 लाख में। यस मैम। अब वो कहता है कि इस पे भी जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी होती है इसलिए क्रेडिट होएगी। 6% के हिसाब से 18,000 और टू आउटपुट एसजीएसटी, ये भी 18,000। यानी क्रेडिटर डेटर को अब हमें पे करने हैं 3,36,000। ठीक है। देन कहता है यस मैम। परचेड कंप्यूटर पर प्रिंटर फॉर ऑफिस 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। सब चीजें हो रही है आपकी जीएसटी पे ही। ऑफिस इक्विपमेंट यस मैम, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 50,000 टू बैंक अकाउंट होती है एंट्री। अब इस पे हमें क्या करना है? जीएसटी पे करना है। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट। 6% की रेट से, यानी ये भी थ्री 3,000 थाउजेंड और ये भी 3,000। बैंक अकाउंट में 56,000। हिमांशी क्लियर हो रहा है बच्चे? हिमांशी, चलिए बाकी का कल डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसी को कंटिन्यू करना तुमसे होता है या नहीं होता है? हिमांशी की मुझे आवाज नहीं आ रही, उसे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ये इलस्ट्रेशन कल कंटिन्यू करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है। ओके मैम। हिमांशी अभी तक आवाज